नमस्कार दोस्तों, सिद्धि एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश जिसकी शुरुआत मानी जाती है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे मौर्य वंश में ही कि कल जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था। ठीक है ना, पाटलिपुत्र का था। ठीक है, तक्षशिला में उसने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में उसने कहाँ पे आक्रमण किया? कौटिल्य के सानिध्य में मगध पे आक्रमण किया और 322 ईसा पूर्व में उसने मगध को जीत लिया। उसने कि मगध साम्राज्य को जीत लिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राजकार्य कि उसने उसके बाद में क्या किया 322 ईसा पूर्व के बाद में। तो जो पीछे की जानकारी थी मैं एक बार रिपीट मार देता हूँ, ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। ठीक है, तो पीछे ये हुआ था कि चंद्रगुप्त बचपन में कौन सा खेल खेलता था? तो वो राजकिल्लम खेल खेलता था। ठीक है, चाणक्य ने उसे तक्षशिला में सैनिक शिक्षा हेतु भेजा था। उसके बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से मगध पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और मगध का जो अंतिम शासक था वो नंद वंश का गणानंद था। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। गणानंद की हत्या कर दी गई और पाटलिपुत्र पर क्या कर लिया, मगध पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया और पाटलिपुत्र को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया था। उस समय पाटलिपुत्र पे जब इसने कब्जा किया था तब इसकी उम्र थी 25 वर्ष। चंद्रगुप्त की जो उम्र थी वो थी 25 वर्ष। ठीक है, ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। और पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था, उस समय जो नाम हुआ करता था वो था कुसुमध्वज। कुसुम ध्वज ये हुआ करता था और ये दो नदियों के संगम पर था। गंगा व सोम नदी के संगम पर बसा हुआ था जो था पाटलिपुत्र। गंगा व सोम नदी के संगम पर बसा हुआ क्षेत्र था वो था पाटलिपुत्र। अब मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी ये चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है। तो ये इस मौर्य वंश के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें क्या हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रथम बार हुई थी। तो आप जरा नोट कर लेना कि जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट भी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। और राजा बनने के बाद में एक लेखक का नाम आता है आपकी किताब के अंदर, जस्टिन। एक बार फिर से लिख देता हूं, ये जस्टिन। ये जस्टिन क्या था? लेखक था जो किसके दरबार में रहता था? सिकंदर के दरबार में रहता था। और सिकंदर से जब इसकी मुलाकात हुई थी सैनिक शिक्षा के दौरान, जब ये सिकंदर से मिलने गया था तो उस दौरान इसकी मुलाकात हुई थी और इसने इसका नाम बताया था, वो बताया था सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस नाम है ना, वो इस चंद्रगुप्त मौर्य का ही मिलता है। सेंट्रोकोटस ये जो नाम है, इस नाम की पहचान है ना वो किससे की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही की गई है। तो ये बात ध्यान में रखना कि छोटा क्वेश्चन जो बन सकता है ना तो वो इस टाइप का बन सकता है कि सेंट्रोकोटस किसका नाम था, उसमें बिंदुसार दे दे, अशोक दे दे, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य दे दे और चंद्रगुप्त भी दे दे। तो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य का नाम था ना वो था सेंट्रोकोटस, जिस इसको जस्टिन ने संबोधन किया था सेंट्रोकोटस के नाम से। और सेंट्रोकोटस ने एक बात और बताई थी कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी ना वो डाकुओं का गिरोह थी। किसका गिरोह थी? डाकुओं का गिरोह। ये बात भी उसने ही बताई थी कि इसमें कोई सेना नायक नहीं थे अच्छे, केवल एक डाकुओं का गिरोह थी इसकी सेना। ये बात सेंट्रोकोटस द्वारा बताई गई है। एरियन और प्लूटो ने इसके नाम बताए अलग अलग। दो विद्वान हुए थे, एक तो हुआ था एरियन, ये नाम वाला,
एरियन, और एक हुआ था पुलटोरक। ये वाला, ये नाम उतार लेना आप। तो एरियन व पुलटोरक ने इसका नाम बताया था, वो एंड्रोकोटस बताया था। तो जस्टिन ने बताया था, वो बताया था सेंट्रोकोटस। जस्टिन ने बताया था, वो कौन सा बताया था? सेंट्रोकोटस बताया था। और जो एरियन व प्लूटोर्क ने बताया था, वो बताया था एंड्रोकोटस। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, एंड्रोकोटस। मैं फिर से नाम लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों के अलग अलग, कि सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये है ना सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, और एक है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। तो ये नाम है ना सेंट्रोकोटस, ये तो जस्टिन ने बताया था, और ये बताया था एरियन ने एंट्रोकोटस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सर विलियम जोन्स इन दोनों नामों की पहचान है ना, वो चंद्रगुप्त से ही करते हैं। तो सर विलियम जोन्स ने ही इन नामों की पहचान करके ये बताया था। तो इन दोनों नामों की पहचान, एंट्रोकोटस व सेंट्रोकोटस नामों की पहचान किसने की थी? तो इसकी पहचान सर विलियम्स ने की थी, और इसी ने इसका नाम किससे जोड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा था। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के पास लगभग 6 लाख की सेना थी, जिसकी सहायता से उसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। 6 लाख की सेना थी, जिसकी सहायता से उसने क्या कर लिया था? पूरे भारत पे अपना अधिकार का विजय कर लिया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से, इसकी जानकारी हमें देता है वो पुलटोरक का जो ग्रंथ है वो देता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, देख लेना, लिखा हुआ है। अब दो युद्धों का हमारे अंदर क्या मिलता है? जिक्र मिलता है किताब के अंदर। एक तो 322 ईस्वी में उसने गणानंद को जीता था, ठीक है ना, जब वो शासक बना था। और दूसरे युद्ध का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है हमको सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर था, वो कहाँ का? सीरिया का क्या था? राजा था। चंद्रगुप्त, सॉरी, इसका सिकंदर का सेनापति था, और सीरिया का क्या था? राजा था, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। पूर्वी यूनान का राजा बताते हैं, ठीक है ना। इसने, चंद्रगुप्त ने इसको पराजित किया था, वो किया था 305 ईस्वी के अंदर। 305 ईस्वी में इस चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। उससे पहले मैं आपको ये पीछे वाला बता देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कि चंद्रगुप्त बचपन में कौन सा खेल खेलता था? तो वो खेल खेलता था राज किल्लम, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा राज किल्लम। और उसके बाद में अत्या पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। पाटलिपुत्र का नाम क्या था? कुसुम ध्वज था। कौन सी नदी के किनारे था? गंगा व सोम, ये भी आ गया, ठीक है ना। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आ गया। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर से मिला था, इसका उल्लेख किसने किया है? जस्टिस ने किया है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला कौन सा आ जाएगा? जस्टिन। जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त का नाम सेंट्रोकोटस, ये देख लेना आप लोग। उसके बाद में एरियन प्लूटार्क ने लिखा है कि एंट्रोकोटस, ठीक है ना। और इन दोनों नामों की पहचान है वो किसने की है? सर विलियम जोन्स ने इनकी पहचान की है, और इनका नाम क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य बताया है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब क्या होता है कि 305 ईस्वी के अंदर, चलते हैं बेक फिर से। यहाँ कौन था? सीरिया पड़ता था, ठीक है ना। यूनानी शासक था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। ये था मगध साम्राज्य, ठीक है ना। यहाँ पे रहता था कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, और यहाँ पे बीच में जो नदी पड़ती थी उसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ बीच में पड़ती थी, ठीक है। यहाँ ये सिंधु नदी पड़ती थी। तो 305 ईसा पूर्व में ये सिंधु नदी हो गई, ये 305 ईसा पूर्व हो गया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना के साथ भारत की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है ना। इधर से मगध से चंद्रगुप्त यहाँ
पहुंच जाता है और इस स्थान पे इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और उसके बाद में युद्ध में विजयी कौन हो जाता है, इस युद्ध के अंदर विजय होता है वो होता है मगध साम्राज्य, और उस जहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। विजयी होने के बाद में 303 ईस्वी के अंदर एक संधि होती है दोनों के मध्य, वो संधि होती है 303 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, ईसा पूर्व जरूर लिखना दोस्तों, वरना गड़बड़ हो सकती। इनके बीच जो संधि होती है उसका जो विवरण है यूनानी लेखक एपियान्स करते हैं। ये एपियान्स साहब है ना जो इस संधि का विवरण करते हैं कि संधि के अंदर क्या हुआ, क्योंकि संधि होती है वो दोनों पक्षों का जोड़ होती है, और जोड़ के अंदर क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं। तो ये एपियान्स ये बताते हैं कि उस समय जो अफगानिस्तान व पाकिस्तान का इलाका था वो किसके कब्जे में था, इसके ये जो इलाका था वो सेल्यूकस के कब्जे में था। और बद, सेल्यूकस ने वो सारा इलाका पाकिस्तान वाला व अफगानिस्तान वाला जो कुछ इलाका था वो किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के रूप में दे दिया था उस संधि के दौरान। और उस संधि के दौरान क्या हुआ था, ये पहली एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी वो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई थी, 305 ईसा पूर्व हुई थी। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। और एक तो दूसरा है वो ये बनता है कि इस जो इन इलाकों के नाम थे, कांधार का, काबुल का, हेरात का, बलूचिस्तान का, इनका उन चारों इलाकों का नाम है वो इस प्रकार था जो उन्होंने यूनानी लेखकों ने इनके नामों का उल्लेख किया है। अराकोशिया, ये अराकोशिया है, ठीक है ना। पेरीपनसंदाई काबुल का नाम, गांधार का नाम अराकोशिया, एरिया हेरात का, जेड्रोसिया बलूचिस्तान का नाम जो यूनानी लेखकों ने लिखा है। और इसके बदले में इन्होंने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो हेलना थी वो किससे प्रेम करने लगी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम करने लगी थी, लेकिन बाद में उसे बेबीलोन जाना पड़ गया। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये शर्त रख दी कि मैं हेलना से विवाह करूंगा। तो हेलना का विवाह भी हुआ था। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह है। हेलना का व चंद्रगुप्त का जो प्रेम विवाह है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह है। और हेलना के जो नाम मिलते हैं वो ये मिलते हैं कोरियंथा, कोरवेनियल, ये जो नाम है वो हेलना के ही मिलते हैं। और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त ने इस विवाह की शर्त रखी तो कौटिल्य ने एक बात भी कही थी कि मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी कि हेलना के द्वारा उत्पन्न हुआ बच्चा भारत का सम्राट कभी नहीं बनेगा, ये एक शर्त थी। और दूसरी ये थी कि हेलना चंद्रगुप्त के राज कार्यों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ें थी। और बदले में जब ये प्रेम विवाह हो गया, ये सब कुछ हो गया, और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया था, वो दिए थे 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे, क्योंकि हाथियों की वजह से ही चंद्रगुप्त ये युद्ध जीता था। ठीक है। और जो हेलना थी वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो प्रेम विवाह का जिक्र है ये मैंने यहाँ कर रखा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह, मेगस्थनीस दूत बनकर पाटलिपुत्र पहुंचा, ये भी एक खास बात है, ये भी ध्यान रखना। पहला राजदूत, भारत में पहला राजदूत मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ये चीज ध्यान में रखना। अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो जो पश्चिमी बलूचिस्तान से और बांग्लादेश तक फैला था वो फैला था चंद्रगुप्त का साम्राज्य। मतलब अधिकांश भारत भी उसका क्या था, कब्जा था। उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। तो पूर्व में तो कहाँ से हो, पश्चिम में तो बलूचिस्तान से हो गया, ठीक है ना। ऊपर से जब अगर नक्शे में देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रुको। पश्चिम में फैला था वो यहाँ बलूचिस्तान से लगा करके, बलूचिस्तान से यहाँ पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के यहाँ यहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा करके और
पूर्व में कहाँ तक था, बांग्लादेश तक, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। अब उत्तर से दक्षिण से कहाँ तक था, तो वो इनका जो शासन था वो था अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण कर्नाटक, ये ऊपर पड़ता है यहाँ, सॉरी यहाँ से ये कर्नाटक, यहाँ पे यहाँ तक था। यहाँ पे आता है अफगानिस्तान और यहाँ पे आता है कर्नाटक, ये एरिया वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैसे सौराष्ट्र का गवर्नर था। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, वहाँ का जो गवर्नर था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, वहाँ का गवर्नर कह दो, या जैसे अपन कहते हैं राज्यपाल है कह दो। इसने जूनागढ़ गिरनार, वो भी गुजरात राज्य में ही पड़ता है, यहाँ जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ गिरनार के अंदर इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। छोटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो कि कहाँ का गवर्नर था, वो था सौराष्ट्र का, ठीक है ना, सौराष्ट्र का। और ऐसे भी बन सकता है कि सुदर्शन झील कहाँ बनाई गई है, तो गिरनार जूनागढ़ में बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, तो पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनाई गई है। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था या राज्यपाल कौन था, तो वो था पुष्यगुप्त वैश्य। ये बात है ध्यान रखना। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ पड़ता है वो गुजरात राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जूनागढ़, और वहीं पे ये एक अभिलेख लिखा गया है जो राजा रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया है। उसके अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जूनागढ़ के गिरनार के अंदर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भारत का पहला अभिलेख माना जाता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है 150 ईसा पूर्व। पहला अभिलेख, ध्यान रखना दोस्तों, पहला अभिलेख 150 ईसा पूर्व लिखा गया, ठीक है ना। कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब आगे क्या होता है कि ये युद्ध जीत जाता है, ठीक है ना, 2 युद्ध लड़े थे, दोनों ये जीत चुका है। उसके बाद में एक जैन संत आता है जिसका नाम है बद्दरभाऊ, ठीक है। उस बद्दरभाऊ से वो क्या करवाता है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन करवाता है, और प्रथम जैन संगति का आयोजन बद्दरभाऊ की अध्यक्षता में ही होता है। उसने 300 ईसा पूर्व में संगति जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। अब हम देखते हैं दिगंबर व श्वेतांबर जैन धर्म के 2 लोग आते हैं, तो ये 300 ईसा पूर्व में ये चीज हुई थी। उसी काल में मौर्यों के काल में जैनों के क्या टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़े हुए थे। एक कहलाया दिगंबर, ठीक है ना, जो बद्दरभाऊ के अनुयायी थे, जो जिसका चेला कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य बना था। उन्होंने वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। अब उससे आगे क्या होता है, उसके बाद में चंद्रगुप्त बाद में राजकाज छोड़ जाता। कहते हैं कि उस समय ना एक भयानक अकाल पड़ा था, और 3-4 अकाल पड़ने के बाद में ये इसने अपने जीते जी ही अपने पुत्र बिंदुसार को राजा घोषित कर दिया था। और राजा घोषित करने के बाद में इसने अपने गुरुजी भद्रभाऊ की शरण ले ली थी, और भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात इन्होंने जैन संगतियों का आयोजन करवाया था। और जैन संगतियों का आयोजन कराने के पश्चात जब अकाल पड़ा था तो ये क्या थे, राजकाज छोड़ करके जंगल में चले गए थे, ठीक है ना। और वहाँ पे श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने संधारा द्वारा क्या कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। संधारा किसे कहते हैं, अब छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी बार पूछ भी लिया जाता है कि संधारा किसे कहते हैं, तो अन्न जल त्याग करके अपने प्राण त्याग देना ही क्या कहलाता है, संधारा या सलेखना कहलाता है। संधारा या सलेखना कहलाता है। ये संधारा, ये सलेखना कहलाता है। अन्न जल छोड़ करके प्राण त्यागना ही क्या कहलाएगा, संधारा या सलेखना कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे सलेखना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रवण बेलगोला में,
ठीक है ना। अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में एक स्थान है, वहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वहाँ पे एक स्मारक भी बना हुआ है। इन्हें जो जैन धर्म की दीक्षा देने वाला कौन था? वो था भद्र बाहु, ठीक है ना। अंतिम में इन्होंने जैन धर्म में ग्रहण कर लिया था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। तो एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, ठीक है ना। तो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। ये बचपन में राजगिलम खेल खेलता था। तक्षशिला में इसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में इसने गणानंद पे आक्रमण किया था, ठीक है ना। 322 ईस्वी में इसने गणानंद को जीत लिया था। और 322 ईस्वी में गणानंद को जीतने के पश्चात इसने, जब इसकी उम्र थी 25 वर्ष, उसके बाद में इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया, जिसका नाम था कुसुमध्वज। और कुसुमध्वज गंगा व सोम नदियों के संगम पर स्थित थी। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है। पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। राजा बनने से पहले ये सिकंदर से भी मिला था, जिसका उल्लेख जस्टिन करते हैं। जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना एक डाकुओं का गिरोह थी। जस्टिन व सेट्रोबनो ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकस कहा है, वह एरियन ने और पुलटार्क ने चंद्रगुप्त को एंट्रोकोटस कहा है। सर विलियम जोन्स ने इन दोनों नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना की सहायता से पूरे भारत पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, और जो संधि हुई थी वो हुई थी 303 ईसा पूर्व में। और इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी हुआ था, ठीक है ना। वो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रेम विवाह कहलाता है। और उस संधि के दौरान ही 500 हाथी चंद्रगुप्त द्वारा उपहार में दिए गए थे। वो उपहार में दिए गए थे सेल्यूकस को। और सेल्यूकस की जो बेटी थी उसका नाम था एलना। एलना के साथ ही इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। मैगस्थनीज आया था उस समय इसके दरबार के अंदर रहने के लिए, और मैगस्थनीज भारत का पहला राजदूत था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था, और उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि राज्यपाल था जूनागढ़ का, उसने जूनागढ़ के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख मिलता है, वो शक जाति का एक राजा हुआ था रुद्रदामन, जिसने अपने जूनागढ़ अभिलेख में इसका विवरण दे रखा है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम व पहला कह दो या प्रथम कह दो अभिलेख है ये। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी, जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसने 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व से पहले क्या किया था? एक जैन संगति का आयोजन करवाया था। और 300 ईसा पूर्व में आते आते जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर, और स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। उसके बाद में श्रवण बेलगोला में इसने कर्नाटक में जाकर के संधारा द्वारा या सलेखना द्वारा कह दो, इससे अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रक्रिया के दौरान अन्न जल छोड़ करके अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में। ये आपका चंद्रगुप्त कंप्लीट हुआ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।